सब लोग जैसे उसके सामने बौने हो गए थे। ऐसा नहीं था कि उसने इन सब लोगों के सामने खुद को ऊंचा साबित करने का प्रयत्न किया हो या फिर वह जानबूझकर इन सब लोगों को नीचा दिखाना चाहती हो। यह सब तो बस अप्रत्याशित ही हो गया था। वह इन सब लोगों के सामने थी ही क्या? कहाँ ये बड़े मकानों में रहने वाले पढ़े लिखे बड़े लोग और कहाँ वह? उसे बड़ी आशा थी कि प्रदीप की शादी में उसे कम से कम एक अच्छी धोती तो जरूर मिलेगी। वह कई बार कह भी चुकी थी, भाभी, प्रदीप की शादी कब कर रही हो? सुनकर सरोज को गुस्सा ही आता। उससे अधिक इस जमादारिन को उसके बेटे की शादी की चिंता है। जब भी अपने पैसे लेने आती है, प्रदीप की शादी का जिक्र जरूर छेड़ती है। कई बार तो उसने उपेक्षा से कह भी दिया था, प्रदीप की शादी की तुझे बहुत चिंता है रे संतो। उसकी शादी किसी ऐरे गहरे से तो कर नहीं दूंगी, बहुत सुंदर लड़की मिलेगी तभी उसकी शादी करूंगी। आखिर इंजीनियर है मेरा बेटा। संतो बेशर्मों की तरह हंसकर बोली, सो तो है ही भाभी, चांद जैसी दुल्हन लाना और मैं भी इस बार नेग में अच्छी सी साड़ी लूंगी, याद रखना। इसी बात पर कुड़ती है सरोज। जब देखो मुंह बाय रहती है। पर वह कुछ बोली नहीं। मुंह बनाकर अंदर चली गई। संतो भी अब वहां रुकी नहीं, अभी बहुत जगह का काम बाकी रह गया था। कई बार तो उसने उपेक्षा से कह भी दिया था, प्रदीप की शादी की तुझे बहुत चिंता है रे संतो। उसकी शादी किसी ऐरे गहरे से तो कर नहीं दूंगी, कोई बहुत सुंदर लड़की मिली तभी उसकी शादी करूंगी। आखिर इंजीनियर है मेरा बेटा। सरोज ने कई लड़कियों देखने के बाद आखिर एक जगह प्रदीप की शादी तय कर दी थी। लड़की पढ़ी लिखी, सुंदर और सुशील थी। शादी तय होते ही तैयारियां भी शुरू हो गई। पहले मकान की लिपाई पुताई हुई, फिर बाजार से खरीदारी शुरू हो गई। बहू के लिए जेवर कपड़े लेने थे, लड़कियों और दोनों दामादों के लिए भी साड़ियां और सूट के कपड़े लेने थे। सारी तैयारियां भारी उत्साह से हुई। शादी में जी खोलकर खर्च किया गया। बहू जब घर में आई तो शानदार रिसेप्शन भी रखा गया। सब लोग बेहद खुश थे। जब शादी की गहमागहमी खत्म हो गई तब संतों ने अपनी साड़ी की याद दिलाई, भाभी, साड़ी अच्छी होनी चाहिए, इस बार ऐसी वैसी साड़ी नहीं लोगी। अरे, जरा चैन तो लेने दे। देखती नहीं कितना काम पड़ा है घर में? सारा घर अस्त व्यस्त है। सारा घर वाकई अस्त व्यस्त ही पड़ा था। सरोज सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि ये सारा काम कैसे निपटेगा। नई बहू मुक्ता और प्रदीप हनीमून पर निकल गए थे। पति ने भी आज से ऑफिस जाना शुरू कर दिया था। दोनों लड़कियां भी अपने अपने घर चली गई थीं। उत्साह ही उत्साह में वह 4 दिनों तक लगातार काम में लगी रही। उस समय तो कुछ मालूम नहीं पड़ा, पर अब उसका अंग अंग दर्द कर रहा था। वह चाय का एक कप लेकर बरामदे में बैठी ही थी कि संतों ने गेट खोलकर अंदर प्रवेश किया। उसे देखते ही वह कुड़ गई, आ गई फिर से दिमाग चाटने। कल ही तो पूरी चौड़ी और ढेर सारी मिठाई ले गई थी, अब फिर से साड़ी का पचड़ा लेकर बैठ जाएगी। उसका यही रवैया तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। भाभी, गए सब रिश्तेदार? उसने वहीं बैठते हुए पूछा। हाँ, सब गए। दोनों बेटियां भी चली गई। हाँ, वे भी गई। भाभी, अब कुछ दिन तो बहुत खाली खाली सा लगेगा। हाँ, वह तो है। भाभी, मैं कह रही थी कि अब मुझे भी निपटा देती। क्यों? कल तू पूरी चौड़ी और ढेर सारी मिठाई ले नहीं गई। वह तो ठीक है भाभी, मिठाई तो तुमने भरपूर ही दी, उसकी शिकायत भी मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरी साड़ी भी दे देती। संतो, क्यों दिमाग खाई जा रही है? तू देख नहीं रही कि घर कैसा कबाड़खाना बना पड़ा है। अब घर ठीक करूं या तेरे लिए साड़ी लेने बाजार जाऊं? देखती रह गई संतो। तो अभी तक उसके लिए साड़ी आई ही नहीं है। क्या उसके लिए ही साड़ी लाने का ध्यान नहीं रहा? वह बड़बड़ाने लगी, वाह भई, ये क्या बात हुई भला? मैंने तो पहले से ही कह रखा था कि प्रदीप की शादी में एक अच्छी सी साड़ी लूंगी। बोलो भाभी, कहा था कि नहीं? तो मैं मना कहाँ कर रही हूँ? दूंगी साड़ी। पर अभी तू जा। तुझसे झकझक करने के लिए मेरे पास समय नहीं है, अभी बहुत से काम करने हैं। अब संतो कर भी क्या सकती थी? मन मार कर रह गई, पर जाते जाते यह जरूर कह गई, मैं 3-4 दिन बाद फिर आऊंगी भाभी, मेरे लिए साड़ी जरूर मंगवा लेना। सरोज कुछ न बोली और न ही उसने साड़ी मंगवाई। संतो कई बार आई और हर बार उसके हाथ निराशा ही लगी। वह कभी चुपचाप तो कभी बड़बड़ाती हुई लौट गई, पर सरोज को साड़ी नहीं देनी थी, सो नहीं ही दी। किस बात की साड़ी? काम करती है तो उसके पैसे लेती है, मेहरबानी तो कर नहीं देती। बात आई गई हो गई। महीनों बीत गए। साड़ी की बात आई गई हो गई। मुक्ता गर्भवती थी, उसे 4था महीना चल रहा था।
पहली बार मां बनने जा रही थी, इसलिए उसकी खूब देखभाल की जा रही थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि एक दुर्घटना घट गई। मुक्ता बाथरूम में नहाने जा रही थी कि अचानक फिसल गई और पेट के बल गिर पड़ी, खून की धार बह चली। सब लोग घबरा गए। फौरन एम्बुलेंस मंगवाकर उसे नर्सिंग होम ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा कि फौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा। मुक्ता को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया था, तभी एक और परेशानी खड़ी हो गई। डॉक्टर ने ऑपरेशन थिएटर से निकलकर कहा, मरीज को खून चढ़ाना पड़ेगा, आप में किसी का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। सबका ब्लड चेक किया गया, पर किसी का भी ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव नहीं निकला। डॉक्टर ने कहा, आप शीघ्र ही ओ पॉजिटिव ग्रुप के खून का इंतजाम करिए। मैंने ब्लड बैंक में फोन किया, पर वहां भी इस ग्रुप का खून उपलब्ध नहीं था और जिन 2 ओ पॉजिटिव वाले व्यक्तियों को मैं जानता हूं, दुर्भाग्य से वे भी शहर से बाहर गए हुए हैं। अब आप लोग ही अपने परिचितों में कोशिश कीजिए। प्रदीप और उसके पिताजी भाग दौड़ करने लगे। अपने स्थानीय रिश्तेदारों तथा दोस्तों को फोन किए, मगर ओ पॉजिटिव खून किसी का नहीं निकला। जिसका था भी, वे चुप कर बैठ गए। वे सब तरफ से निराश हो चुके थे कि तभी संतो उधर से गुजरी। उसका घर अस्पताल की तरफ ही था। सरोज को अस्पताल के बाहर बेचैनी से टहलते हुए देखकर उसने पास आकर पूछ लिया, भाभी, क्या बात है? कोई बीमार है? सरोज रुआंसी हो गई। उसने सारी बात उसे बता दी। सारी बातें सुनकर संतो बोली, भाभी, रो मत। मैं तो अनपढ़ हूँ, पर एक बार मेरे लड़के को खून की जरूरत पड़ी थी, तो मैंने अपना ही खून दिया था। डॉक्टर शायद कुछ ग्रुप ही कह रहा था। सरोज को कुछ आशा बंधी। तुरंत उसे लेकर डॉक्टर के पास पहुंची। उसका खून चेक किया गया, तो ओ पॉजिटिव ही निकला। सबकी जान में जान आई। तुरंत डॉक्टर ने उसका खून लेकर मुक्ता को चढ़ाया। मुक्ता का ऑपरेशन कर दिया गया। कुछ दिन नर्सिंग होम में रहकर वह घर लौट आई। घर के सब लोगों ने मिलकर तय किया कि संतो ने खून देकर मुक्ता की जान बचाई है, इसलिए उसे एक साड़ी और 500 रुपए दिया जाना चाहिए। दूसरे दिन जब संतो साफ सफाई करने आई, तो सरोज ने उसे रोक लिया और अंदर से साड़ी और रुपए लाकर उसके सामने रख दिए। संतो साड़ी और रुपए देखकर पहले तो खुश हुई, परंतु शीघ्र ही उसके चेहरे पर उदासी छा गई। भाभी, क्या तुम मेरे खून की कीमत दे रही क्या हो? सुनकर सरोज चौंकी। उसे इस प्रश्न की तो सपने में भी आशा नहीं थी। वह तो सोच रही थी कि साड़ी के साथ रुपए भी पाकर संतो खुशी से उछल पड़ेगी। नहीं, नहीं संतो, तुम ही तो कितने दिनों से साड़ी मांग रही थी। सच, मुझे फुर्सत ही नहीं मिल पा रही थी। कल बाजार गई, तो साड़ी की याद आ गई। भाभी, यह साड़ी अगर तुम 1-2 महीने बाद देती, तो शायद मैं तुम्हारी बात सच भी मान लेती। इतने दिनों तक तुमको साड़ी की याद नहीं आई और आज तुम साड़ी के साथ रुपए भी दे रही हो। ना, भाभी ना, मेरा खून बेचने के लिए नहीं है। नहीं, तू गलत समझ रही है संतो। सरोज ने उसे समझाने का असफल प्रयास करते हुए कहा। भाभी, मैं इतनी मूर्ख नहीं हूँ। तुम अमीर लोग हर बात को रुपयों से क्यों तौलते हो? मेरी तो समझ में ही नहीं आता। भाभी, तुम ऊंची जाति के लोग तो हम लोगों के दुख सुख में शामिल नहीं होते, पर कम से कम हम लोगों को तो अपने दुख सुख में शामिल होने दो। सुख में ना सही, तो कम से कम दुख में ही सही। सरोज हतप्रभ खड़ी थी और संतो कहे जा रही थी, भाभी, हम लोग तुम लोगों का मैला धोते हैं और तुम लोग पैसा देकर सब हिसाब बराबर कर लेती हो, लेकिन पैसे से क्या हिसाब बराबर होता है? भाभी, मैं यदि तुमको 4 गुना अधिक पैसा दूं, तो क्या तुम मेरे घर का मैला धोने के लिए तैयार हो जाओगी? बोलो भाभी। सरोज चुपचाप खड़ी रही। भाभी, हम लोग आप लोगों के घर की गंदगी साफ करते हैं, शहर को साफ सुथरा रखते हैं, लेकिन आप लोग हम लोगों को ही सबसे गंदा समझते हैं। ऐसा क्यों है भाभी? सरोज को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या कहे। वह किंकरत्व विमूढ़ सी खड़ी रही। संतो बाहर जाने के लिए खड़ी हो गई थी। साड़ी और रुपए जैसे के तैसे रखे थे। सरोज का मन न जाने कैसा हो रहा था। उसकी इच्छा हो रही थी कि वह संतों को रोककर उसके पैरों पर गिर पड़े, लेकिन वह डर रही थी कि ऐसा करने से कहीं संतों का और अधिक अपमान न हो जाए। वह वहीं जड़ सी खड़ी रही। संतो गेट के बाहर जा चुकी थी।